जी हाँ, यूपी में चुनावी बोलबाला तेज है। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही राजनीतिक दल भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार मोर्चा खोले हुए है। बसपा जहां प्रदेश में जगह जगह ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, वहीं सपा भी ओबीसी वर्ग को जुटाने का प्रयास कर रही है। इस बीच अखिलेश यादव ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं। विपक्ष एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की कमियों को गिना रहा है, तो लोगों के आगे उसको उजागर करने की कोशिश पुरजोर तरीके से तेज है। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष अपने विकास कार्यों को लोगों के सामने रखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इस बार के चुनाव और भी रोमांचक होने वाले हैं, जहां सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया है। सभी अपने नए नए समीकरण और नए फॉर्मूला तय करने में जुटे हुए हैं। सपा जो आमतौर पर मुस्लिम यादव वोट बैंक के साथ चुनावी मैदान में उतरती थी, वो अब ओबीसी फैक्टर को भी साधने में जुट गया है। इस बीच ब्राह्मण वोट कार्ड को भी साधने की कोशिश सपा की जारी है। अब इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को कैसे टक्कर देंगे, या फिर यह कहें कि कोई भी विपक्ष की मजबूत पार्टी अगर मजबूती ला भी देती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में कर पाएगी या नहीं। इसके अलावा सवाल बसपा को लेकर के भी हैं। मायावती लगातार ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं, इसका आयोजन जोरों पर हो रहा है, लेकिन दलित फैक्टर के साथ बसपा जो लगातार चुनावी मैदान में खड़ी होती हुई पिछले कुछ चुनावों में नजर आई, क्या वो इस नए बदलाव, नए समीकरण के साथ चुनाव को जीत पाएगी, साध पाएगी। फिर एक बार वही सवाल कि क्या योगी आदित्यनाथ को टक्कर मायावती दे पाएंगी, और इसके साथ ही क्या बाकी दलों के साथ जाने का फैसला ये दो बड़ी पार्टियां कर सकती हैं, बड़ी बात है। और इन सभी चीजों में कांग्रेस कहां पर है, ये सवाल भी आज हम पूछेंगे। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। प्रेम कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी जुड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने समय निकाला, वक्त दिया। सबसे पहले निरंजन जी आपके पास आएंगे। जब हम चुनावी सालों का जिक्र करते हैं, जैसे जैसे चुनाव आते हैं, समीकरण बनते बिगड़ते नजर आते हैं, लेकिन अब तक के चुनावों में अगर सपा का और बसपा के चुनावी समीकरणों का जिक्र करें, तो कुछ चीजें बहुत स्पष्ट नजर आती हैं। सपा एमवाई फैक्टर के साथ चुनाव में उतरता है, या फिर संतुष्ट रहता है कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक उनके पास से कहीं नहीं गया है। लेकिन इस बार स्थितियां अलग हैं। असदुद्दीन ओवैसी एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बसपा का भी जिक्र करें, तो उनके लिए भी मुसीबत आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि ओबीसी मोर्चा को संभालने की जिम्मेदारी सपा ने भी कर ली है। देखिए, ऐसा है कि अब उत्तर प्रदेश चुनाव की रणभेरी बन चुकी है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी जोर आजमाइश करने की कोशिश कर रही है, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी राजभर जी के साथ मिलकर के एक नया गठबंधन बनाया है, जिससे, और आप इस चीज को समझते ही हैं कि जिस समय ओवैसी जी तकरीरें करते हैं, तो किस तरीके से एक वर्ग के यूथ के अंदर गर्मी ऊर्जा पैदा होती है, इस चीज को तो आप देखते ही हैं जी। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी भी कदाचित उसी शैली के वक्ता हैं, और आपने देखा होगा कि जब वो रैलियां करते हैं और जब वो अपने वक्तव्य और अपने पूरे फॉर्म में होते हैं, तो किस तरीके से जनता के अंदर एक, उसके लहू के अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। तो ये पोलराइजेशन का भी सिस्टम है। और बहुजन समाज पार्टी की अगर हम बात करें, तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी अपने जो उसका शुरुआती जो उसका वो था, शुरुआत थी, उसके बाद से आज वो सबसे कमजोर स्थिति में चल के महसूस हो रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि एक तरफ चंद्रशेखर रावण जो है, जिन्होंने अपनी पार्टी बना करके, और मायावती का जो दलित वोट बैंक था, उसके अंदर कहीं ना कहीं सेंध लगाई है। काफी बड़ा वर्ग जो है वो चंद्रशेखर रावण के साथ ऐसे जुड़ गया है। और इधर बहुजन, ये समाजवादी पार्टी की हम बात करें, तो देखिए, ऐसा है, सबको पता है कि भाई ये किस आधार पे चुनाव लड़ते हैं। तो अब जो आज की तारीख के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों के अंदर अब जो एक चुनावी समीकरण बनता जा रहा है, उसके अंदर कदाचित मुझे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे लाभान्वित होती नजर आ रही है। और खासकर तब जब योगी आदित्यनाथ जी खुद चुनाव का नेतृत्व करेंगे, और उन्हीं के नेतृत्व के अंदर चुनाव लड़ना पार्टी ने डिसाइड किया है। और जिस तरीके से इन्होंने कानून व्यवस्था के ऊपर, देखिए, ज्यादा चीजों के बारे में मैं बात नहीं कहूंगा, एक चीज निश्चित रूप से आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक मानता है कि जो पिछले 4.5 पौने 5 सालों के अंदर जो कानून व्यवस्था की जो स्थिति हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो संगठित अपराध था उत्तर प्रदेश के अंदर, आज वो नेस्तनाबूद हो गया है। तो इन सब चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से अभी
लीड कर रही है उत्तर प्रदेश के चुनावों के हिसाब से। बाकी अब आने वाला समय बताएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है प्रेम कुमार जी, जब हम चुनावों का जिक्र करते हैं तो हर बार समीकरण बदल जाते हैं, राज्य दर राज्य समीकरण बदल जाते हैं। किसी राज्य की किसी राज्य से तुलना करना ठीक भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम बंगाल चुनाव से फिर भी थोड़ी सी कोशिश करें उत्तर प्रदेश के चुनाव की तुलना करने का, तो क्या लगता है जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सामना किया मोदी फैक्टर का या फिर भारतीय जनता पार्टी फैक्टर का, वो कैडर या फिर उस तरीके का जज्बा उत्तर प्रदेश में विपक्ष में नजर आता है, सपा में नजर आता है, बसपा में नजर आता है, कांग्रेस उस भूमिका में नजर आ रही है? प्रेम कुमार जी, है ना, बीजेपी पक्ष में रही, लेकिन उस हिसाब से हम उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की तुलना योगी आदित्यनाथ से करें कि क्या योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी की तरह अपने विरोधियों के पर हावी होकर के वही परिणाम लेकर के आएंगे, यानी अपनी सत्ता की फिर से वापसी कर सकेंगे? यहाँ विपक्ष का मतलब बदल जाता है। अब हम ये देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जब पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, तब योगी जी चेहरा नहीं थे, तब से लेके अब तक में वो कौन से फैक्टर्स बदले हैं जिस वजह से इनकी चुनौती चुनाव में बढ़ जाती है? तो ये हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे दल थे, जैसे राजभर जी और उनके नेतृत्व में जो गठित दल है, वो उनसे दूर हुए हैं बीजेपी से। इसके अलावा ब्राह्मण, जो कि बीजेपी के पास सबसे बड़ा समर्थक देश रहा है, 58 विधायक बीजेपी के हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, वो नाराज बैठा है। दूसरी बात हुई। तीसरी बात है कि किसान नाराज हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में भी नतीजे मिले हैं। और चौथी बात यह है कि बेरोजगारों में गुस्सा है। और पांचवी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी, जिसमें महामारी समेत बेरोजगारी और तमाम चीजों को जोड़ ले तो एंटी इनकम्बेंसी, ये 4-5 फैक्टर ऐसे हैं जो नए हैं, योगी आदित्यनाथ को फेस करने हैं। अब ये बात अलग है कि इन चीजों को विपक्ष अपने पक्ष में कितना भुना पाता है, कौन भुना पाता है, कौन उनके मुकाबले होता है, जिसमें सबकी राय अलग हो सकती है। ये कोशिश चल रही है, समीकरण बनाने की कोशिश चल रही है। तो अब तक मैं जो देख पा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी बाकी पार्टी से विपक्ष में लीड लेती दिख रही है, क्योंकि वो एक बार फिर से ये राजभर जी की पार्टी को, भारतीय सोहेलदेव पार्टी को भी जोड़ने में कामयाब होते दिख रहे हैं। इसके अलावा ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश सारे दल कर रहे हैं। और फील्ड में भी जो एक्टिव पार्टियां हैं उसमें समाजवादी पार्टी ज्यादा एक्टिव दिखती है। मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन बीएसपी ने भी खुद को ब्राह्मण कार्ड खेल करके सामने लाने की कोशिश की है। लेकिन जनता ये जरूर देखेगी कि पिछले 5 साल में विपक्ष का धर्म किस पार्टी ने निभाया है, और उस हिसाब से ये चुनौती सत्ताधारी दल के लिए महत्वपूर्ण होगी। वो कितना प्रभावी होगी, ये आने वाले समय में। अच्छा, कुछ फैक्टर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, इस फैक्टर के आधार पर ही हम देखते हैं कि हर चुनाव में सरकार बदल जाती है और सरकार का आकार भी बदल जाता है, या फिर विपक्ष का भी आकार बदल जाता है। उसी का जिक्र अब हम करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि पिछले चुनाव के परिणाम के बाद मौजूदा स्थिति क्या बन गई है, इसके अलावा इससे पहले चुनावों में क्या स्थिति बनी थी। अगर मौजूदा समीकरण का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास 304 सीट हैं, एसपी के पास 49 सीटें हैं, बीएसपी के पास 18 सीटें हैं, कांग्रेस 7 सीटों के साथ है। बाकी अगर अन्यों का जिक्र करें तो वो 25 सीटें हैं। ये हम आपको विधानसभा का समीकरण बता रहे हैं। विधानसभा में किसके पास कितनी सीटें? बीजेपी के पास सबसे ज्यादा 304 सीट, एसपी के पास 49 सीटें। दोनों के पास कहीं ना कहीं एक चीज देखनी दिलचस्प होगी कि वो किस तरीके से अपने आप को आगे इन आंकड़ों को सुधारेंगे। 2017 और 12 की स्थिति बहुत अलग थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 312 सीटें थी, वहीं 2012 में बिल्कुल विपरीत हालात थे, सिर्फ 47 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास थी। वहीं एसपी पिछले बार के चुनाव में यानी 2017 के चुनावों में 47 सीट पर थी और 2012 में
बिल्कुल उलट 224 सीटें एसपी के पास थी, बीएसपी के पास पिछले चुनावों में 19 सीटें थी और उससे पहले 2012 में 80 सीटें थी। कांग्रेस के पास साल 2017 में 7 थी, उससे पहले 28 थी। समीकरण किस तरीके से चुनाव दर चुनाव एकदम से बदल जाते हैं, उसकी तस्वीर उत्तर प्रदेश ने दिखाई है। साल 2012 से 2017 के बाद अब जब हम नए चुनावों की तैयारियों में हैं तो स्थिति किस तरीके से बदली है ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। प्रेम कुमार जी, वापस आपके पास आएंगे। ये आंकड़े हमने दिखाए, आपने भी कुछ फैक्टर्स का जिक्र किया। अब नए फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं मुद्दे बनकर विपक्ष के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं अगर वो खेलना चाहें या फिर खेल पाए तो। लेकिन इसके अलावा जो सियासी समीकरण कहीं जाति फैक्टर की वजह से बनते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके आधार पर ये सीट बदलती रहती है, नंबर्स बदलते रहते हैं। देखिए सांची जी, ये बीजेपी के पास हम देखें तो सभी जातियों का उनको वोट भी मिला, सीटें भी मिली, हर क्षेत्र सबसे ज्यादा एससी सीटें, सबसे ज्यादा ब्राह्मण की सीटें, ये ब्राह्मण उम्मीदवार बीजेपी से ही जीते। तो ये तो है कि पिछले किसी भी चुनाव में अगर 300 से ज्यादा, 400 में 300 से ज्यादा अगर सीटें एक पार्टी को मिल रही हैं तो निश्चित रूप से जाति की जो सोच है वो खांचा टूटा है, टूटा दिखा है। अब उससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी जब 200 से ज्यादा सीटें हासिल की थी, बहुमत हासिल की थी, ऐसा नहीं कि केवल MY के फैक्टर की बदौलत वो सत्ता में आ गए जी। निश्चित रूप से जो पार्टी सभी जातियों का और सभी वर्ग के लोगों का विश्वास जीतेगी वही सत्ता में आएगी। आप कोर वोटर हो सकते हैं कि किसी पार्टी के कोर वोटर ये हैं, कोर वोटर वे, उसको मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। तो कोर वोटर मजबूत करने से होता क्या है कि एक हवा बन जाती है और उस हिसाब से उस चुनाव को जीतने की जो रणनीति है वो मजबूत होती है। तो यही कोशिश हो रही है कि अगर ये परसेप्शन आ जाए कि ब्राह्मण बीजेपी सरकार के खिलाफ है, मुसलमान बीजेपी सरकार के खिलाफ है और बेरोजगार वर्ग नाराज है, किसान नाराज है, यानी पूरी तरह हर तबके में नाराजगी है, तो इसका फायदा विपक्ष को मिल सकता है। यही रणनीति, इसी रणनीति पर काम हो रहा है, जबकि बीजेपी इस रणनीति को काटने में लगी हुई है कि नहीं ब्राह्मण भी हमारे साथ है, कोई बेरोजगारी का भी सवाल नहीं है, नौकरी भी है, महामारी में मौत की या जो बुरी स्थिति हुई थी उसको भी सरकार नकार रही है। तो उन इसी दो मुद्दों में टसल होना है कि सरकार विश्वसनीय बोल रही है कि विपक्ष विश्वसनीय है, जनता उसी आधार पर। अच्छा, अंत में तय तो आम जनता को ही करना है। लेकिन निरंजन जी, OP राजभर हुए, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर रावण, ये जो कुछ नाम हैं, क्या ये निर्णायक भूमि में रहेंगे? इनका फायदा होगा या फिर विपक्ष को नुकसान होगा? ये सबसे बड़ी बात है, इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बिहार से कहीं ना कहीं एक उदाहरण के रूप में लोगों ने सीखा जरूर है, बाकी राज्य भी सीखेंगे या विपक्ष इसको समझेगा या नहीं, देखना दिलचस्प है। राजभर असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात करते हैं तो ये कहना भी गलत नहीं है कि वो सपा से भी लगातार संपर्क में हैं। अभी ये किस तरीके से निर्णायक भूमिका में रहेंगे ये भी बहुत दिलचस्प रहेगा आने वाले चुनावों को लेकर। निरंजन जी, देखिए सांची, आपके सवाल का जवाब दूं उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। जैसे आपने पश्चिम बंगाल की बात करी, तो पश्चिम बंगाल के अंदर जितने भी पार्टियां हैं सब ये कह रही हैं भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में बहुत बुरी तरह हारी, ये हुआ वो हुआ। सांची देखिए, ऐसा है, अपना अपना मूल्यांकन है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो पश्चिम बंगाल में कहीं पे भी नहीं थी, वो भारतीय जनता पार्टी वहां पे लगभग 80 के करीब सीटें लेके आती है और 28 के करीब सीटें ऐसी रही जिनके अंदर परिणाम जो है 2000 वोटों से नीचे रहा है, यानी कि 2000 वोटों से कम में हारी है। और 60 के करीब सीटें ऐसी हैं जिनके अंदर भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोटों से कम अंतर से हारी है। तो इसका मतलब आप ये मत मान के चलिए कि जो 2014 के या यूं कहें कि 2016 के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ना 3 में थी ना 13 में थी, चौथे स्थान पे जहां की जाती थी, वो पार्टी प्रबल वहां सत्ता की दावेदार बन गई। तो इसको आप हार के नजरिए से देखेंगे या जीत के नजरिए से देखेंगे, ये आपका नजरिया है। सांची, अब मैं अब आता हूं आपके सवाल के जवाब पे। सांची देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी हमारे वरिष्ठ साथी प्रेम कुमार जी बता रहे थे कि ब्राह्मण नाराज है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मण इस देश की वो प्रजाति है
वो जाति है जिसने इस देश को शुरू से ज्ञान दिया है, शुरू से इस देश के लोगों को जिसने शिक्षा दी है, सिखाने का काम किया है। जो हमारा पुरातन जो काल था उसके अंदर ब्राह्मण हमारे गुरु हुआ करते थे, और आज भी कदाचित वो हमारे संस्कारों और हमारे कार्यों के अंदर हमें आगे हमें समझ लीजिए हमें उसके लिए वो प्रेरित करते हैं। तो ब्राह्मण इतना बुद्धिहीन नहीं है कि वो इस चीज को देखेगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार के अंदर उनके साथ क्या हुआ था, कितने लोगों के साथ अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम लगा करके और किस तरीके से प्रताड़ित किया गया था। उसके बाद में सपा कार्यकाल के अंदर क्या हुआ वो भी ब्राह्मण ने देखा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण नाराज का प्रोपेगेंडा तो जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि ब्राह्मण। अच्छा, लेकिन अक्सर सम्मेलनों से बात नहीं बनेगी ना निरंजन जी। आप अपनी पार्टी में कितनी जगह दे रहे हैं उन्हें, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि अखिलेश यादव ने पिछले दिनों 5 ब्राह्मण नेताओं से अपनी पार्टी में मुलाकात की थी, उनसे आगे की रणनीति को लेकर के उन्होंने चर्चा की, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? आप फ्रंट में कितने चेहरों को लेकर के आ रहे हैं? अगर आप जाति फैक्टर के साथ भी जाते हैं तो अगर हम ओबीसी फैक्टर का जिक्र करें, ब्राह्मण फैक्टर का जिक्र करें, दलित फैक्टर का जिक्र करें, तो आपकी पार्टियों में आप उन्हें जगह कितनी दे रहे हैं, ये भी तो महत्वपूर्ण रखता है। एक बात बताइए, एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को अगर उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है और उसके अंदर 6 से 7 अगर उनके कैबिनेट के अंदर मंत्री हैं, तो इससे ज्यादा और क्या स्थान चाहिए ब्राह्मण समाज को। और उसके बाद में भी मैं आपको बता दूं, ये देखिए जैसे टिकट वितरण होगा तो वो संगठन टिकट वितरण का कार्य करता है, और उसके अंदर बैठ करके जो जिताऊ कैंडिडेट होता है वो देखा जाता है। वहां ये जो हम मंत्रियों का जिक्र कर रहे हैं तो बीजेपी के लिए ठीक है, लेकिन अगर सपा बसपा के लिए बात करें तो फिर तो पूछा जाना चाहिए ना कि आप सम्मेलन तो कर रहे हैं लेकिन आप इन्हें आगे कितना रख रहे हैं, कितने इनके हित के लिए पिछले 5 सालों में आपने आवाज उठाई है या बात रखी है? निरंजन जी, निश्चित रूप से मैं आपको वही बता रहा था कि देखिए खाली एक ब्राह्मण सम्मेलन करने से या मंचों से ब्राह्मणों के जय जयकार करने से ब्राह्मण समाज जो है वो डाइवर्ट नहीं होने वाला है सांची, क्योंकि उनको पता है कि कौन पार्टी किस तरीके से क्या कार्य कर रही है। और आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके से सरकार चलाई, अभी प्रेम कुमार जी कह रहे थे, मैं थोड़ा सा इनकी बात से मत भिन्नता करूंगा, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जितना बढ़िया काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, इतनी बड़ी 22 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बावजूद आज देश का सबसे बड़े राज्यों में से एक उत्तर प्रदेश है, और उसके अंदर वहां का मुख्यमंत्री कोरोना काल में और लोगों की सेवा के लिए अपने आप को कोरोना संक्रमित होने के बावजूद 1 मिनट के लिए भी उन्होंने ध्यान वहां से नहीं हटाया, और लोगों के बीच में जाकर के लोगों से उन्होंने उनकी पीड़ाएं देखी है। यहां तक कि उनके जो जैविक पिता थे, उनके जो उनका जन्म देने वाले पिता थे, हालांकि अच्छा, और सबसे बड़ी बात तो ये है, आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं, शायद ये योगी आदित्यनाथ की पर्सनालिटी का ही फैक्टर है। प्रेम कुमार जी, इस पर क्या कहेंगे? इस पर एक ओपिनियन जरूर दीजिएगा। जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में कोई भी मुद्दा उसको अगर पैदा करना है या फिर उसको बढ़ाना है तो विपक्ष निश्चित तौर पर वहां पहुंच जाता है अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए। ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ की पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, जिसके आगे जो कभी बाहर नहीं निकलते थे वो अब बाहर निकल रहे हैं, वो वहां पहुंच रहे हैं जहां से वो मुद्दा शुरू हुआ। हमने ये देखा, चाहे हाथरस हो, हाथरस के अलावा मेरठ जाना हो, हर जगह ये राजनेता पहुंचे, अखिलेश यादव पहुंचे हैं। अखिलेश यादव को लेकर कहा जाता है कि वो इतनी आसानी से समय नहीं देते हैं, मिलते नहीं हैं, वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं। प्रियंका गांधी एक के बाद एक लोगों के बीच में जाकर उनसे बात करती हैं। कहीं ना कहीं ये उनकी पर्सनैलिटी का एक बड़ा असर है, जिसके बाद विपक्ष को अब निकलना पड़ रहा है, वो जमीन पर उतर रहे हैं। सांची जी, योगी आदित्यनाथ जी कोरोना से संक्रमित हुए थे, पोद्दार जी बता रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए नहीं, वो पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार करते हुए संक्रमित हुए थे। वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, ये महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं पोद्दार जी, लेकिन वो पिता के अंतिम संस्कार में नहीं गए, लेकिन उनको चुनाव में जाकर के वो दो गज की दूरी और मास्क जरूरी का उल्लंघन करना, खुलेआम रैलियां करना, वो उनको ज्यादा जरूरी लग रहा था। आप समझ सकते हैं, जनता समझती है कि दोनों में कौन सी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जाना
और रैली को प्राथमिकता देना, ये हम समझ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात पोद्दार जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे तरीके से कोरोना से निपटा है। सीरो सर्वे की रिपोर्ट आपने देखा है, जिसमें कि एक केस अगर पकड़ा गया तो 98 केस छूट गया। ये सबसे बुरा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का था, और सबसे अच्छा आंकड़ा केरल का था कि एक पकड़ा गया तो 6 छूट गया। तो जहां 98 केस छूट जा रहे हैं और एक पकड़े गए हैं, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 23 करोड़ में 17 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित मिलते हैं। अब ये तो शायद चॉइस पर है कि आप किस रिपोर्ट को मानेंगे, किस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। निरंजन जी, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। प्रेम कुमार जी बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए सांची, ऐसा है, प्रेम कुमार जी का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और इसके ऊपर तो मैं एक ही बात कहूंगा कि जा की रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। देखिए सांची, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश, जैसे अभी आपने भी सवाल किया, चाहे वो हाथरस का मामला हो, चाहे मेरठ का मामला हो, चाहे अन्य कहीं का मामला हो, आपने देखा होगा कितना सेलेक्टिव यहाँ के ऊपर, यहाँ के जो मैं कहूं कि एक वामपंथी विचारधारा वाले लोग, कितना सेलेक्टिव उनका वो है कि एक स्थान के ऊपर अगर एक चीज हो जाती है तो वहां पे इतना हाय तौबा और पूरा देश सर पे उठा लिया जाता है। अभी आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं सांची। अभी कल या परसों की ही बात है, डासना के अंदर जो देवी मंदिर है, वहां पे एक अल्पसंख्यक समाज का लड़का अंदर घुसता है और उसके साथ पूछताछ करते हैं या उसके साथ थोड़ा सा कुछ अभद्र व्यवहार हो जाता है, तो पूरे देश के अंदर जैसे लगता है कि इस्लाम खतरे में आ गया हो। और कल या परसों की घटना है, वहां पे एक महंत को अंदर घुस करके चाकुओं से गोद दिया जाता है। कहीं किसी मीडिया में कोई चर्चा नहीं है, कहीं प्रेम कुमार जी के द्वारा हमने कोई 2 शब्द नहीं सुने हैं जहां पे किसी ने उसकी भर्त्सना की हो। तो जनता को यह भी सांची दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। और तीसरी और सबसे बड़ी बात आज को मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से सांची, आप रिकॉर्ड निकलवा करके देख लीजिए 2017 से पहले के जो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने दंगे और जितने बवाल हुआ करते थे, और 2017 के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने दंगे या बवाल हुए, उनके दोनों का मूल्यांकन क्या लगता है ये सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, जीते जाते हैं, और क्या इन चुनावों में भी ये सेलेक्टिव अप्रोच देखने को मिलेगी? प्रेम जी, देखिए, सेलेक्टिव अप्रोच से तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। पोद्दार साहब जो उदाहरण दे रहे हैं, दूसरों पर सिलेक्टिव होने की बात कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल में 28 साधुओं की हत्या हुई है। इतने साधुओं के लिए पोद्दार साहब ने आवाज उठाई? नहीं उठाते। क्यों? यहाँ ये विषय जांच का हो सकता है, लेकिन जब हम सियासत का जिक्र करते हैं तो अगर आने वाले चुनाव का जिक्र करें तो उस पर क्या होगा? सेलेक्टिव अप्रोच के साथ मुद्दे सेलेक्ट किए जाएंगे। आखिरी कमेंट दीजिएगा प्रेम कुमार जी। ये राजनीति की जरूरत होती है, सेलेक्टिव अप्रोच, इसलिए ये दिखता है। राजनीतिक दल सेलेक्टिव ढंग से काम करते हैं। ये तो आप मान ही नहीं सकते कि ये चीजें एक दिन में खत्म हो जाएंगी। अरे सभी दल बैठ करके एक ऐसी आचार संहिता पर काम करें कि ये सेलेक्टिव अप्रोच खत्म हो, समाज का हित हो, तो ये अप्रोच तो कोई दिखाता ही नहीं। चलिए, ये बात स्वीकारने वाली है कि सेलेक्टिवली मुद्दों को चुन करके उन्हें बुनाने की कोशिश होती है, और शायद इस बार के चुनाव में वो दिख जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निरंजन जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बहुत महत्वपूर्ण रही आज की चर्चा। आने वाले चुनावों से पहले इस तरीके की चर्चा होनी अब बहुत आम हो जाएगा, क्योंकि जिस मुद्दे के साथ अब ये विपक्षी पार्टियां या फिर सत्ता पे काबिज पार्टी आगे बढ़ने वाली है, वो देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ है जो अपनी सरकार की उपलब्धियों को हर मन से गिनाते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष है जो अपनी भूमिका को अदा कर रहा है, नए फैक्टर्स के साथ जाने की कोशिश कर रहा है, नए समीकरण बनाने की कोशिश लगातार जारी है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यही है कि अगर बसपा चुनाव में उतरती है तो कितनी जगह उन ब्राह्मणों को देगी जिसकी पैरवी आज वो सम्मेलन के द्वारा कर रहे हैं। और यही कारण सपा के साथ भी जाता है कि सपा भी किस तरीके से ओबीसी मोर्चे को संभालते हुए उन लोगों को आगे रखेगी। इनकी पार्टियों में उसकी झलक, वो झांकी भी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। लेकिन आगे किस तरीके के समीकरण बदलेंगे और आगे क्या क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क।